हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम 10 MCQs करेंगे पॉलिटी के और उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरह से डिस्कस करेंगे कि वह आपके एंड में 50 MCQs को कवर कर लेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ डायरकी क्या है, मतलब द्वैध शासन का सिद्धांत ये क्या कहता है, क्या है ये द्वैध शासन का सिद्धांत है क्या। तो पहला ऑप्शन है डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेज। क्या केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन होना, मतलब जैसे कि आज का हमारा पार्लियामेंट है और उसमें लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है। क्या ये है डायरकी, क्या ये है द्वैध शासन। चलिए सेकंड ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ द डबल गवर्नमेंट इन दैट इज़ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि सेंटर में अलग गवर्नमेंट होना और केंद्र सरकार में अलग सरकार का होना और स्टेट में राज्य सरकार का होना, क्या ये है डायरकी। थर्ड ऑप्शन है हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूलर, वन इन लंदन एंड अदर इन दिल्ली। क्या 2 शासक का होना, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में, क्या ये है डायरकी। फोर्थ ऑप्शन है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस है ये प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। क्या प्रांतों को 2 विषयों में 2 वर्गों में विभाजन होना, क्या ये है। तो इसका सही आंसर है कि हाँ यही है कि सब्जेक्ट्स का 2 प्रांतों में 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाना। देखिए ये जो डायरकी शब्द है ना, ये डायरकी, ये अपने नाम से ही इससे पता चल रहा है कि इसका मतलब है डबल रूल। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवीज़न है। किस चीज़ का डिवीज़न है, लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का। ठीक है, किसका है, लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का। मतलब क्या है कि वो वाले सब्जेक्ट्स जिन पर कि सेंटर अपने कानून अलग बनाएगा, मतलब केंद्र अपने कानून अलग बनाएगा और प्रोविंस अपने कानून अलग बनाएगा। तो इस केंद्र के सब्जेक्ट अलग हो गए और प्रोविंस के सब्जेक्ट अलग हो गए, मतलब इनमें डिवीज़न हो गया। ठीक है। अब उस टाइम पर जब अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ पर, तो ये उस टाइम का वो है ये डिवीज़न डायरकी। ठीक है। अब वहाँ उस टाइम पर प्रोविंस में भी 2 वो थे डिवीज़न्स। कौन कौन से थे, एक था रिजर्व्ड सब्जेक्ट और एक था ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। अब रिज़र्व सब्जेक्ट वो था जो कि अंग्रेज़ों ने अपने लिए खुद के लिए रिज़र्व कर रखा था कि इन पे तो कानून हम ही बनाएंगे। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, जैसे कि तब पुलिस हो गया, ठीक है, जेल हो गया या जस्टिस हो गया, कि वो अपनी मर्ज़ी से ही न्याय देंगे, न्याय दें या ना दें उनकी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी से ही फाइनेंस करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये रिज़र्व सब्जेक्ट उन्होंने अपने लिए खुद के लिए रखे थे। और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थे जो कि प्रोविंस वालों को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, जिसमें कि थोड़ा सा शासन भारतीय लोग भी करते थे। ठीक है। अब उनके जो सब्जेक्ट थे वो क्या क्या थे, जैसे कि एजुकेशन, कि तुम लोग पढ़ाओ या मत पढ़ाओ तुम्हारी मर्जी है, अपने एग्रीकल्चर को जैसे मर्जी चलाओ। ठीक है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इस तरह के इन्होंने डिवीज़न कर रखा था। तो ये है डायरकी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा। कौन सा अधिनियम है जिस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग करा गया था। अब बर्मा क्या है, उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर जब अंग्रेज़ों का शासन था, उस टाइम पर बर्मा जो था वो आज का म्यांमार है, मतलब अब जो म्यांमार है वो पहले उसको बर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब वो कौन सा एक्ट बताना है, अधिनियम बताना है इसमें, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था या फिर 1919 का अधिनियम था या 1935 का अधिनियम था या इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, कौन सा था। तो इसका सही आंसर है 1935 का अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। अब इसके कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं, इसके क्या क्या प्रावधान थे। देखिए सबसे पहले तो इसमें ये बोल रखा था कि एक फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश करना है यहाँ पर। ठीक है। इसमें ये कहा गया था फेडरल गवर्नमेंट भी कही थी और फेडरल कोर्ट को भी एस्टेब्लिश करना था, ये भी इसके अंदर बोला गया था। दोनों चीज़ें से बोली गई थी। इसमें बोला गया था कि सेंटर में डायरकी होनी चाहिए, वही जो हमने अभी डायरकी पढ़ी है कि भारतीयों का भी शासन और अंग्रेजों का भी शासन। डायरकी कहाँ पर, यहाँ सेंटर मतलब केंद्र में बोली गई थी। ये 1935 के में बोली गई थी और 1919 के में डायरकी थी, लेकिन कहाँ पर थी,
उस टाइम पे सिर्फ प्रोविंस में थी। प्रोविंस मतलब निचले स्तर पर थी, सेंटर पे नहीं थी, निचले स्तर पर थी, मतलब प्रांतों में थी डायरकी, कि प्रांतों में भारतीय लोग भी शासन कर सकते हैं और अंग्रेज तो करेंगे ही, ठीक है। लेकिन 35 में थोड़ा सुधार हुआ और ये बोला कि सेंटर में भी सेंटर में डायरकी आएगी, ठीक है, मतलब केंद्र में डायरकी आएगी। और एक प्रावधान इसका ये था कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया था सेंटर मतलब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स करा गया था, ठीक है, सेंटर में और स्टेट में, कि तुम्हारी पावर्स अलग है, ये स्टेट की पावर्स अलग हैं, ये वाला प्रावधान था, ठीक है। तो ये है 1935 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ ले जाता है। चलो आगे चलते हैं। अब ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब यहाँ पर हमें गलत बतानी है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट गलत है इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान सभा। अब ये संविधान सभा उस टाइम वाली बात हो रही है जिस टाइम पर हमें आज़ादी मिलने वाली थी, मतलब 1946 और 1947, जब हम अपने भारत का संविधान बना रहे थे, उस टाइम पे जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई थी उसकी बात करी जा रही है, ठीक है। तो कौन सी इसमें से कथन गलत है, हमें ये वाली बात बतानी है। तो असेंबली वाज अ मल्टी बॉडी पार्टी, ये है, या फिर असेंबली जो थी वो वेरियस कमिटीज़ के द्वारा उसमें काम हुआ था, या असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, क्या उसमें प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो हाँ, ये वाली बात इसमें गलत है, क्योंकि हाँ भाई मल्टी पार्टी थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसके अंदर मुस्लिम लीग थी और बहुत सारी इंडिपेंडेंट पार्टीज़ थी अलग अलग, तो बहुत सारे ऐसे वर्ग थे। तो फिर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि असेंबली जो थी मल्टी पार्टी बॉडी थी, इसके अंदर अलग अलग उनसे चुनकर लोग आए थे, ठीक है। असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमेटी, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर क्या था कि ड्राफ्टिंग कमेटी की कमेटी अलग थी, फंडामेंटल राइट की अलग थी, माइनॉरिटीज़ की अलग थी, ऐसी कई सारी कमेटीज़ बनाई गई थी उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। जी नहीं, वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे। उस टाइम पर जो असेंबली का जो चुनाव हुआ था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव से हुआ था, ठीक है, और नॉमिनेशन से भी हुआ था। तो पार्टली इलेक्टेड बॉडी और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, ये लाइन होती है यहाँ पर, ये बिल्कुल गलत है, डायरेक्ट इलेक्शन वहाँ पर नहीं थे, ठीक है, और नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं। चलो आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान सभा के कितने सत्र हुए थे, यहाँ कितने सत्रों के बारे में पूछा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने सत्र हुए थे। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो टोटल अगर देखा जाए तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर बनकर तैयार हुआ था। उसकी जो ड्राफ्टिंग हुई थी वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन उसको लग गए थे। और ये जो लंबा पीरियड है इसमें जो हुआ था वो 11 सेशन हुए थे, ठीक है। इसको होने में कितने सेशंस हो गए थे? 11 सेशन। फिर एंड में एक और सेशन हुआ था, और वो जो सेशन हुआ था वो कब हुआ था? 11 पहले हो चुके थे, फिर एक और हुआ, तो ये हुआ टोटल 12 सेशन हुए थे। और वो 12वां सेशन कब हुआ था? वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, जब हमारा पहला गणतंत्र दिवस आने वाला था ना, 26 जनवरी, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एनफोर्स हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है ये कि 11 और 12 इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल 12 थे, क्योंकि 11 तो पहले ही हो चुके थे, नवंबर में 1939 के टाइम पे हो चुके थे। फिर एक और हुआ जनवरी में, तो वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। चलिए, अब है टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में अनुसूची, कुल अनुसूची की संख्या कितनी है? यहाँ अनुसूची पूछी है, ठीक है। 12, 16, 8 या 10। अब देखो, ओरिजिनली अगर देखा जाए तो 8 सूचियाँ थी, 8 शेड्यूल थे। बाद में इन 8 में 4 और ऐड हो गए, धीरे धीरे अमेंडमेंट के द्वारा, मतलब संशोधनों के द्वारा 4 और हो गए। तो टोटल अब जो है वो कितनी है? वो 12 सूचियां हैं। चलो अब देख लेते हैं। 8 तो पहले थे ही,
फिर 9वीं सूची आई। 9वीं सूची जो आई थी वो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब संशोधन के द्वारा आई थी, जो पहला संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें क्या था, ये संशोधन क्यों करा गया था, इसमें जमींदारी को हटाना था और लैंड रिफॉर्म्स लाने थे। ठीक है, तो इसमें क्या था, जमींदारी का एबोलिशन करना था, जमींदारी। ठीक है, अच्छा फिर आया 10वां शेड्यूल। तो 10वां शेड्यूल तो था, ये था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब 52वां संशोधन। ठीक है, इसका सन था 1985 सन था। इसमें क्या हुआ था, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन थी। किसकी डिस्क्वालिफिकेशन, ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन मतलब दल बदल कानून। इसमें दल बदल कानून वाली बात हुई थी। ठीक है, तो ये था 10वां शेड्यूल। अब आया 11वां शेड्यूल आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसका तो ज़्यादातर बच्चों को पहले ही पता होगा कि इसमें पंचायती राज आया था। फिर आया 12वीं सूची आई, 12वीं मतलब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 1992 में ही आया था और इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके जो प्रोविजंस थे वो ऐड करे गए थे। ठीक है, अच्छा अब ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट MCQ बन के पेपर में आता है। चलिए अब देखिए ज़रा, हमारे जो चैनल है, हमने अपने चैनल पे मंथली करंट अफेयर के मैगजीन्स बना रखी हैं, आप वो जाके पढ़ सकते हैं। हमने इस साल की जो ईयरली मैगजीन है इंग्लिश में और हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों के लिए स्पेशल हमने मैगजीन बनाई करंट अफेयर की पूरे साल की, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। 6 महीने की है अभी। ठीक है, इसी तरह से पूरे साल का हमने स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर है वो कवर कर रखा है। हमारी MCQ की सीरीज़ चल रही है, करंट अफेयर की चल रही है और पॉलिटी की तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, और अगर ट्रिक्स से आपको पढ़ना है, क्योंकि ट्रिक्स से याद करना बहुत आसान हो जाता है, तो हमने ट्रिक्स की भी वीडियोस बना रखी हैं। और BPSC मेंस आंसर राइटिंग के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, उनको किस तरह से करना है, तो हमने मेंस आंसर राइटिंग की भी वीडियोज़ बना रखी हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो हमारे चैनल पर विजिट करें और हमें सब्सक्राइब करें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, करेक्ट बताना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट, क्या उसमें 20 पार्ट्स हैं, 20 भाग हैं क्या उसके अंदर। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या 390 अनुच्छेद हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन कहता है 9th 10th 11th 12th ये जो शेड्यूल थे इनको ऐड करा गया है अमेंडमेंट्स के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है C। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 20 पार्ट नहीं है, क्यों, ये वाला गलत हो गया। इसमें 20 नहीं है, इसमें 22 पार्ट हैं। ठीक है, इसी तरह से 390 आर्टिकल नहीं है, कितने हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब देखो ओरिजिनली जो थे वो 22 पार्ट थे, लेकिन अभी जो है ना अभी 4 ओरिजिनली 22 थे। आप देखिए ओरिजिनली 22 थे, लेकिन अभी 25 हैं। जब ये पहले 22 थे, इनके अंदर 4 और ऐड कर दिया गया तो ये हो गए 26, और एक इसके अंदर डिलीट कर दिया गया तो टोटल हो गए 25। अब ये 4 कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। डिलीट जो करा था वो था पार्ट नंबर 7, पार्ट 7 को डिलीट करा गया था। ठीक है, और ऐड कौन सा करा गया, पार्ट 4A को ऐड करा गया, जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी वाला पार्ट है। ठीक है, इसी तरह से पार्ट 9A को ऐड करा गया, जो कि पंचायत का है। इसी तरह से पार्ट 9B को करा गया, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है। फिर है 14A को ऐड करा गया, जो कि ट्राइब्यूनल्स का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब है गलत बताना है, हमें इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है, बताओ क्या है ये, ठीक है ये, हाँ ये ठीक है। ठीक है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क 42, जी हाँ ये भी ठीक है। राइट टू वर्क मतलब काम पाने का अधिकार, हाँ ये भी ठीक है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन आर्टिकल 44, नहीं ये देखो ये बिल्कुल गलत है, तो ये वाला गलत हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब देखो आर्टिकल 14 सभी को पता होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, समानता का अधिकार इसी में दे रखा है। जस्ट ह्यूमन कंडीशन इसी में दे रखी है। अब मेन कन्फ्यूजन जो होता है वो इसमें होता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसके अंदर 2 आर्टिकल्स आते हैं, एक आर्टिकल आता है 21A और एक आर्टिकल आता है 45।
ठीक है। 21A जो आर्टिकल है इसके अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे रखी है, लेकिन 6 से 14 साल तक के बच्चों को दे रखी है, ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री है, सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री है, हायर एजुकेशन फ्री नहीं है। और 45 के अंदर क्या है, इसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड केयर, जैसे आंगनवाड़ी वगैरह होती है, तो इसके अंदर 6 साल तक के बच्चों को कंप्लीट केयर और फ्री एजुकेशन है, ठीक है। अब ये है UCC, ये चलो ये तो हमने कर लिया कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए ये वाले 2 आर्टिकल्स हैं। लेकिन आर्टिकल 44 क्या कहता है, ये कहता है UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें क्या होता है कि कोई भी धर्म हो, धर्म चाहे आपका मुस्लिम हो, हिंदू हो, या कोई भी आपका वो हो, लिंग हो, वुमेन हो, मैन हो, किसी भी वर्ग का हो, उन सभी के लिए, पूरे भारत में रहने वाले, किसी भी कोने में रहने वाले लोगों के लिए एक ही कानून का होना। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो ये 44 में आता है। आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड। नहीं दे रखा, किसमें, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा, मतलब उद्देशिका में क्या चीज़ नहीं दे रखी, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं दे रखी, मतलब विचारों की स्वतंत्रता नहीं दे रखी, या इकोनॉमिक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दे रखी, या लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दे रखी, या फिर विश्वास की नहीं दे रखी। कौन सी नहीं दे रखी, तो यहाँ पर इकोनॉमिक लिबर्टी, ये चीज़ गलत है, ठीक है। क्योंकि लिबर्टी ऑफ थॉट आप जानते हैं, जब आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे, प्रस्तावना को पढ़ेंगे, तो उसके अंदर क्या आता है, लिबर्टी ऑफ थॉट आती है। लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। 5 तरह की हमें लिबर्टी दे रखी है, 5 तरह की। ये एग्जाम में भी आ चुका है पहले कि कितने तरह की लिबर्टी दे रखी है, ठीक है। तो हाँ भाई, एक्सप्रेशन की लिबर्टी तो है ना। लिबर्टी ऑफ बिलीफ ये भी है। अब ये जो इकोनॉमिक लिबर्टी है ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। अगर इकोनॉमी वाली की बात आती है तो वो आती है जस्टिस वाले कॉलम में, कि जस्टिस है हमारा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटी टू द सिटीजन ऑफ द इंडिया। संपत्ति के अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार जो पहले हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको कौन से संशोधन के द्वारा डिलीट करा गया, 42 के द्वारा, 43, 44, 45। तो इसका सही आंसर है 44 के द्वारा। अब देखिए, पहले जो संपत्ति का जो अधिकार था वो हमारा फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 19(1)(f) के द्वारा, ये हमें दे रखा था, और आर्टिकल 31 के द्वारा। लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया गया 1978 के टाइम पर 44th कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संशोधन के द्वारा इसको फंडामेंटल राइट हटा दिया गया, और इसे आर्टिकल 300A में क्या दे दिया गया, एज अ लीगल राइट दे दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। मतलब जो राष्ट्रपति हैं हमारे इंडिया के, उनकी टर्म पूरी होने से पहले ही उनको किस तरह से ऑफिस से रिमूव करा जा सकता है, ठीक है। क्या उनको पॉलिटिकल पार्टी हटा सकती है, या फिर प्राइम मिनिस्टर हटा सकते हैं, या फिर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, या फिर न्यायालय कोर्ट के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है थ्रू इम्पीचमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट तो सभी को पता होगा, लेकिन इसमें 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला इसमें आर्टिकल आता है कि आर्टिकल 56 क्लॉज ए और सब क्लॉज बी। ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रेसिडेंट को रिमूव हम करेंगे ऑफिस से, लेकिन इम्पीचमेंट के द्वारा। इसमें इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग की बात हो रही है। कब आएगा इम्पीचमेंट, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेंगे, ठीक है, हमारे संविधान का उल्लंघन करेंगे, तब होगा ये। अच्छा, अब आर्टिकल 61 ये भी हमने पढ़ा है कि भैया महाभियोग में तो हमने हमेशा ये वाला पढ़ा है। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि इसमें इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट की क्या तरीका है, कौन कौन सी कमेटी बनेगी, कहाँ से होगा, कौन से सदन के द्वारा होगा, लोकसभा के द्वारा होगा या फिर राज्यसभा के द्वारा होगा। तो इसके अंदर पूरा प्रोसीजर बताया गया है। तो 2 इसमें आर्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आपको कोई भी डाउट है तो हमसे पूछें, कोई सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।